नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं न्यूज मेकर। राजनीतिक गलियारों में विपक्षी एकता के अभियान पर चर्चा चल रही थी। पूरा देश सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात कर रहा था। तभी 2 जुलाई को मुंबई से आई एक खबर ने सबको चौंका दिया, सबको हैरान कर दिया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही महाराष्ट्र राजभवन में शपथ ग्रहण शुरू हो गया और ब्रेकिंग न्यूज बनी कि शरद पवार के बागी भतीजे अजीत पवार महाराष्ट्र में दूसरे डेप्यूटी सीएम बन गए हैं। एनसीपी में शिवसेना कांड हो गया। महाराष्ट्र के इस उलटफेर ने देश के सियासी बयार को बदल दिया है और इस सबके बीच सूत्रधार रहे हैं अजीत पवार, जो हमारे इस हफ्ते के न्यूज मेकर हैं। 5 जुलाई 2023 MIT बांद्रा मुंबई। अरे महाराष्ट्राचा एकच वादा। अजीत पवार मंच पर थे। दाईं तरफ प्रफुल्ल पटेल बैठे थे और बाईं तरफ छगन भुजबल। मौका था शक्ति प्रदर्शन का कि आखिर किसके पास कितने विधायकों का समर्थन है। सभा में जोश आई था, बेचैनी थी तो अजीत पवार के चेहरे पर। हाथों में कागज का टुकड़ा लेकर वो कुछ नोट कर रहे थे। थोड़ी देर में गुना गणित पूरा हुआ। अजीत पवार बोलने के लिए माइक पर आए और फिर जो कहा वही एनसीपी के पूरे ड्रामे का क्लाइमैक्स था। मित्रांनो, काळ आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। त्याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला वाटतं तुम्ही शतायुष्य व्हावं। 5 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके अजीत पवार को अब मुख्यमंत्री बनना है। महत्वाकांक्षा की इस उड़ान ने अजीत पवार को सप्ताह का न्यूज मेकर बनाया है। इसी उड़ान में महाराष्ट्र की राजनीतिक उथल पुथल का राज छिपा है। लेकिन ऐसा सोचना बेमानी है कि सियासी हसरतों का जो खेल पर्दे के आगे दिख रहा है वही सच है। दरअसल असल खेल पर्दे के पीछे का है और इसकी पृष्ठभूमि पुरानी है। अप्रैल 2023। तीन महीने पहले की बात है। अप्रैल के महीने में अजीत पवार अदृश्य थे। उनसे किसी का संपर्क नहीं था। अजीत पवार के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए गए थे। उसी समय सियासी हलकों में अटकलें लगने लगी कि महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आने वाला है। महाविकास अघाड़ी टूटने वाली है। अजीत पवार के पास एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन है और वो चाचा शरद पवार से बगावत कर बीजेपी शिंदे गुट से हाथ मिला सकते हैं। लेकिन ये सियासी खेल परवान चढ़ता उससे पहले आ गई 2 मई की तारीख। 2 मई 2023, YB चौहान सेंटर मुंबई। सबको सन्न करते हुए शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। YB चौहान सेंटर में भावनाओं का दरिया बहने लगा, आंसुओं की धारा बहने लगी। सीनियर पवार को मनाने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें भतीजे अजीत पवार भी थे। जो मैसेज है वो सब कार्यकर्ताओं को दो कि आप यहाँ से जो बैठे वहां से अपने अपने घर चले जाओ। आपकी जो मांग है कि मैंने इस्तीफा वापस लेना चाहिए, उसके लिए मुझे 2 से 3 दिन सोचने के लिए वक्त कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हो, हमारे एमएलएज हो, हमारे एमपीज हो, ऐसे बहुत से कार्यकर्ताओं रिजाइन करना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि ये तुरंत बंद करो। सियासत के इस ड्रामे का पटाक्षेप 3 दिन बाद हुआ। शरद पवार ने इस्तीफा वापस लिया। एनसीपी के 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले कार्यकारी अध्यक्ष बनी और सबसे भरोसेमंद प्रफुल्ल पटेल भी। लेकिन एनसीपी में इसी ताजपोशी ने तय कर दिया कि अगले चंद दिनों में पार्टी में एक बड़ा बवंडर उठने वाला है। वजह भी साफ है। निश्चित तौर से शरद पवार का
पुत्री मोह, परिवार मोह एनसीपी को इस मोड़ पर लाया है कि 82-83 के योद्धा को, शरद पवार को एक बार पार्टी को खड़ा करने के लिए मैदान में उतरना पड़ना है। यदि मेरिट के आधार पर शरद पवार फैसला करते तो निश्चित तौर पर अजीत पवार इसके प्रबल दावेदार और मेरिट भी थे, क्योंकि राजनीति का उनका लंबा अनुभव है और आप उनके कामों को आप समीक्षा करेंगे, देखेंगे तो अजीत पवार सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक उनके दिमाग में एक ही था कि कैसे भी एनसीपी को आगे बढ़ाना है और वो चाहते थे कि मेरे को नेतृत्व करने का अवसर लेकिन शरद पवार ने अवसर नहीं दिया। अंततः उनको बगावत करने को मजबूर होना पड़ा। महाराष्ट्र की सियासत के जानकार कहते हैं कि महत्वाकांक्षी अजीत पवार को नागवार गुजरा कि उनकी वरिष्ठता को चाचा शरद पवार ने दरकिनार कर दिया। बेटी सुप्रिया सुले को अपनी सियासी विरासत सौंपने का रास्ता प्रशस्त कर दिया। इस तरह अजीत पवार के पास बगावत के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। 30 जून की जो सभा हुई थी, उन्होंने खुलकर बोला था कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बल्कि प्रदेश का अध्यक्ष बनना चाहता हूं, संगठन को बढ़ाना चाहता हूं। उन्होंने कई बार अपने ये दर्द बयां की कि हमारी जो पार्टी 1999 बनी, उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में पार्टी को फैलना चाहिए। तो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया थी, कई नेता कांग्रेस पार्टी से बाहर निकल करके अपने अपने राज्यों में सरकारें बना ली, लेकिन एनसीपी सिर्फ अधिकतम 69 सीट विधानसभा के जीत के आई। आप कह सकते हैं कि सिर्फ पश्चिम महाराष्ट्र के 4 से 5 जिलों तक से एनसीपी सिमट के रह गई। ये दर्द कहीं न कहीं अजीत पवार के मन में था। अजीत पवार के अलगाव की एक और वजह भी है। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। इस बैठक में शरद पवार के साथ उनके बेहद खास कहलाने वाले प्रफुल्ल पटेल भी शामिल थे। अब कहते हैं कि भतीजा एंड कंपनी इस बात से नाराज थी कि राहुल गांधी को नेता मानने की जिद क्यों। इत्तेफाक देखिए कि जो प्रफुल्ल पटेल 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक में शरद पवार के साथ थे, वो 2 जुलाई को मुंबई में अजीत पवार के साथ सीनियर पवार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। वो उस विपक्षी एकता पर सवाल उठा रहे थे जिसके एक आर्किटेक्ट शरद पवार भी कहलाते हैं। नाही, त्याचं कारण आहे की आमचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे खूप सारे म्हणजे आम्हाला खात्री आहे की खूप सारे म्हणजे बाय वास्ट मेजॉरिटी म्हणजे बहुसंख्य लोकांनी असंच म्हणजे कुठल्याही लोकशाहीमध्ये बहुमताने घेतलेला निर्णय हे अवैध आहे किंवा कोणी त्याला म्हणजे बदलू शकते असा नाही। अजीत दादा संघर्ष करो। अब भतीजे की बगावत के बाद आलम यह है कि राजनीति के चाणक्य कहलाने वाले शरद पवार दरबदर हैं। एनसीपी के 53 विधायकों में 30 से अधिक अजीत पवार के साथ हैं और करीब 16 उनके। छह दशकों से अधिक की राजनीतिक तपस्या के बाद महाराष्ट्र में साहिब कहलाने वाले शरद पवार ने जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया था, वो अब उनकी है या नहीं, इसी पर सस्पेंस है। नियति का फेर और सियासत की कड़वी हकीकत देखिए कि जो मुंबई सीनियर पवार की राजनीति का सेंटर था, उसी मुंबई को छोड़कर उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए दिल्ली कूच करना पड़ा। आज की तारीख में सच्चाई तो यही है, ना पार्टी का नाम उनके पास है और ना निशान। आपको शरद पवार बहुत चिंतित नहीं दिख रहा है ना इस चीज से। उन्होंने तो कह दिया ले जाओ पार्टी। मतलब आदमी ऐसा कब बोलता है? एक तो उनको विश्वास था, उन्होंने संविधान अपना बदल डाला था, तो उनको विश्वास है कि जाएगी नहीं। जाएगी भी तो शरद पवार के ऑप्शन कहाँ बंद हो रहे हैं? शरद पवार के ऑप्शन अभी भी खुले हुए हैं ना। शरद पवार ने अचानक 99 में पार्टी बनाई थी और 3 महीने में लोकसभा इलेक्शन लड़ा था और कांग्रेस को सपाट कर दिया था। खुद तो बहुत नहीं जीत पाए थे, वो वही 4-6 सीटें उनकी लोकसभा की रहती हैं, लेकिन कांग्रेस को तो पूरी तरह सपाट कर डाला था उन्होंने लड़ करके सिर्फ 3 महीने में। और सिंबल एकदम नया था। और अभी तो यहाँ तो 1 साल है ना अभी। तो शरद पवार दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक कर शरद पवार एनसीपी और उसकी पहचान खड़ी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
इस वक्त भी महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी राज्यों और कई जिलों के प्रभारी उनके साथ हैं। लेकिन शरद पवार को अफसोस इस बात का है कि सत्ता की चाबी भतीजे के पास है। इसलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि भतीजे ने ठीक चाचा के स्टाइल में उनका राजनीतिक एनकाउंटर किया। जिस तरह कुर्सी के लिए अजीत पवार ने चाचा का साथ छोड़ा, वैसा ही शरद पवार ने 45 साल पहले वसंत दादा पाटिल के साथ किया था। शरद पवार ने 40 एमएलए के साथ मिलकर वसंत दादा पाटिल की सरकार गिरा दी। उन्नीस 1999 में शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस से राहें जुदा कर एनसीपी बनाई। 25 बरस तक शरद पवार ने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा। एनसीपी के महाराष्ट्र में वो हस्ती बनाई कि उसके बगैर सरकार बनाना मुमकिन नहीं था। लेकिन वही शरद पवार 2 जुलाई को भतीजे की बगावत के बाद इतने मजबूर हो गए कि उन्हें हाथ उठाकर कहना पड़ा कि मैं ही एनसीपी हूं। शरद पवार। अब सवाल है कि क्या भतीजे को मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए एनसीपी में बगावत हुई? क्या भतीजे अजीत पवार को एनसीपी की कमान चाहिए थी, इसलिए बगावत हुई? ये सवाल राजनीति के सिक्के का एक पहलू है। ऐसा नहीं है कि अजीत पवार ने बागी तेवर एकदम से अख्तियार किए हों। दरअसल एनसीपी में उनके साथ पिछले 3-4 साल में जो कुछ हो रहा था, उसे वो सीने में दबाए बैठे थे। याद कीजिए साल 2019, नवंबर 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद सरकार बनाने लायक आंकड़े किसी दल के पास नहीं थे। शिवसेना और बीजेपी के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान थी। ऐसे वक्त जब सरकार पर सस्पेंस कायम था, अचानक अजीत पवार उप मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। उस समय भी कहा गया कि भतीजे ने सीनियर पवार से बगावत कर बीजेपी से हाथ मिला लिया है। लेकिन तब शरद पवार बाजीगर थे। उन्होंने 80 घंटे के भीतर खेल बदल दिया। फडणवीस सरकार धड़ाम हो गई। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का अस्तित्व सामने आया। शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अघाड़ी सरकार बनी। अजीत पवार चौथी बार उप मुख्यमंत्री बने। पवार परिवार में सब सामान्य था, लेकिन जानकार कहते हैं कि तब भी अजीत पवार के मन में मुख्यमंत्री ना बन पाने की कसक थी। अजीत पवार बहुत साफ साफ बात करने वाले हैं, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहने वाले, उनकी मदद करने वाले नेता हैं। आज जो विधायक उनके साथ गए हैं, उसमें मैं समझता हूं कि कम से 15 से 20 विधायक ऐसे हैं जिनको शरद पवार ने पैदा किया है, उनको मजबूती दी है, क्षेत्र में उनकी मदद की है और टिकट दिया और चुन कर लाने भी उनकी बहुत मदद है। तो आप यदि चीज किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की जो योग्यता होती है, जो मेरिट होती है, मैं समझता हूं कि अजीत पवार उसमें कहीं कमी नहीं है, वो उसके बनने लायक हैं। अब पार्टी बनते हैं मुख्यमंत्री की नहीं बनते हैं, ये राजनीतिक गणित बताएगा, लेकिन मेरिट के आधार पर देखेंगे तो अजीत पवार इसके लिए निश्चित तौर से एक प्रमुख दावेदार हैं। कहते हैं कि 2019 में अजीत पवार का बीजेपी के साथ सरकार बनाना शरद पवार की स्क्रिप्टेड कहानी थी। कयास तो ऐसे भी लगे कि इस दफा भी पर्दे के पीछे शरद पवार ही खेल कर रहे हैं। इसके लिए दलीलें भी दी गई हैं। कहा गया है कि अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल समेत एनसीपी के 6 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और कभी भी केंद्रीय एजेंसी ईडी या सीबीआई इनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। वैसे इस सियासी पतंगबाजी का सच क्या है, ये तो पता नहीं, लेकिन एक हकीकत ये है कि अजीत पवार की बगावत एपिसोड के बाद बीजेपी विरोधियों के निशाने पर है। पवार के साथ आने से क्या एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर उनकी बार्गेनिंग पावर कभी नहीं थी। जो गुलाम होता है, गुलाम उनकी कभी बार्गेनिंग पावर नहीं थी। जिनकी हाथ से सत्ता की डोर फिसली है, उनकी तलखी समझी जा सकती है। लेकिन एक सच ये है कि 64 साल के अजीत पवार चाचा शरद पवार की तरह ही राजनीति के दांवपेच के माहिर रहे हैं। वो साल 2009 रहा हो या फिर 2014, चाचा के खिलाफ उनकी नाराजगी सरेआम हुई है। दोनों मौकों पर उन्होंने चाचा शरद पवार के फैसले का विरोध किया, लेकिन तब शरद पवार पावरफुल थे। उनकी उंगलियों की हरकत की तरह महाराष्ट्र की राजनीति भी इधर उधर होती थी।
उस वक्त भतीजे की हस्ती चाचा के बराबर नहीं थी, लेकिन अजीत पवार वो भतीजे हैं जिन्होंने चाचा से ही सियासत का ककहरा सीखा है। उन्होंने भी महाराष्ट्र की सहकारिता संस्थाओं और चीनी मिलों के जरिए सत्ता का सफर तय किया। अजीत पवार ने भी करीब से देखा कि चाचा ने राजनीति की नब्ज कब और कैसे पकड़ी। इस तरह अजीत पवार ने शरद पवार से जो कुछ सीखा वही वक्त पर आजमाया और आज की तारीख में देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल न्यूज मेकर हैं। लड़ाई नंबर 1 और नंबर 2 की थी। शरद पवार उनको नंबर 2 बनाकर रखना चाहते थे और अजीत पवार का इच्छा या उनकी तमन्ना या उनकी महत्वाकांक्षा नंबर 1 बन गई थी। ये चीजें विवाद का विजय ही था। शरद पवार के ऐसा कुछ नहीं था कि अजीत पवार की राजनीति खत्म करना है, लेकिन उनको नंबर 2 बना के रखना था। नंबर 1 किसी दूसरे के लिए था। समय का फेर है कि देश और महाराष्ट्र की राजनीति को उंगलियों पर नचाने वाले शरद पवार अब खुद महाराष्ट्र के शहर नाप रहे हैं। वो 83 बरस की उम्र में भतीजे के साथियों के गढ़ में हुंकार भरने पर मजबूर हैं। उनके सियासी करियर का शायद पहला मौका है जब उन्हें ये साबित करना पड़ रहा है कि जमीनी पकड़ बरकरार है। एनसीपी के जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए शरद पवार ही धरती पुत्र हैं। दूसरी तरफ वो भतीजा है जिसके हाथों में सत्ता की चाबी है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार पर छाए संकट के बादल के बीच अजीत पवार ही एनडीए के संकट मोचक हैं। फिर अगले साल लोकसभा चुनाव भी है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के लिए अजीत पवार की भूमिका अहम है।